हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। इस क्लास में जो है स्टार्टिंग में हम लोग जीके जीएस का एमसीक्यू करेंगे और सेशन के लास्ट में जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का करेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में जो है करंट अफेयर्स का डिस्कस भी करेंगे इसी सेशन के लास्ट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत में पाई जाने वाली प्रमुख नदी जो है कौन सी है? आल्प्स पर्वत में पाई जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा राइन नदी। आल्प्स पर्वत में पाई जाने वाली जो प्रमुख नदी है वो हो जाएगा राइन नदी। अब है, आल्प्स पर्वत किन किन प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? आल्प्स पर्वत जो है किन किन प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जल, विद्युत और पर्यटन। आल्प्स पर्वत जो है जल, विद्युत और पर्यटन के लिए जो है प्रसिद्ध है। आल्प्स पर्वत का वातावरण जो है किस प्रकार का होता है? तो आल्प्स पर्वत का वातावरण जो है वो अल्पाइन होता है। आल्प्स पर्वत का वातावरण जो है वो अल्पाइन होता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस पर्वत निर्माण युग में बनी थी? तो ये हो जाएगा एल्पाइन। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है एल्पाइन युग में बनी थी। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है एल्पाइन युग में बनी थी। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किन किन आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा कृषि और पर्यटन। यानी कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है कृषि और पर्यटन से जुड़ी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अमेजन। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। किस सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति को सीधे राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जाता, बल्कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है। इसलिए राज्यसभा ही वह सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। अब है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। यानी कि 61वां संविधान संशोधन में जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन जो है वो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए किया गया था। यह संशोधन 1989 में लागू हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान का अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया।
जिसमें मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संशोधित किया गया था? 61वां संविधान संशोधन में जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संशोधित किया गया था? ये हो जाएगा अनुच्छेद 326। ये हो जाएगा अनुच्छेद 326। यानी कि 61वां संशोधन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया था। यानी कि 61वां संविधान संशोधन में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को जो है संशोधित किया गया था। 61वां संविधान संशोधन किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था? 61वां संविधान संशोधन जो है किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी के कार्यकाल में जो है 61वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। मतदान का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है? मतदान का अधिकार जो है भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है विविध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी है नैतिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा विविध अधिकार, विधिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। यानी मतदान का अधिकार जो है वो भारत में विधिक अधिकार है। यानी मतदान का अधिकार जो है भारत में विधिक अधिकार है। मतदान आयु से संबंधित अधिकार किस भाग में आता है? मतदान आयु से संबंधित अधिकार जो है किस भाग में आता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है निर्वाचन संबंधी प्रावधान, ऑप्शन डी है नागरिकता। इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन संबंधी प्रावधान। यानी मतदान आयु से संबंधित अधिकार जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान में आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हैं तो कौन उनका काम करेगा? यानी राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो कौन जो है उनके बदले काम करेगा? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। डिस्कशन देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जो हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अब है एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होती है? तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो है एक प्रशासकीय अधिकरण होगी। एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो है एक प्रशासकीय अधिकरण होगी। यदि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है उस पर जो है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है
उस पर जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वो जो है अधिनियम बन जाता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। यानी राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किन सदनों से पारित होना आवश्यक है? अगर कोई विधेयक है, उस विधेयक को अधिनियम बनना है तो किन सदनों से जो है उसका पारित होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। यानी कि विधेयक को अधिनियम बनने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है। विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। यह अधिकार जो है कौन सा अधिकार कहलाता है? तो ये कहलाएगा पॉकेट वीटो। ये कहलाएगा पॉकेट वीटो। यानी विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है, यह अधिकार जो है पॉकेट वीटो कहलाता है। राष्ट्रपति कितने प्रकार के वीटो प्रयोग कर सकता है? तो ये हो जाएगा 3। राष्ट्रपति जो है वो 3 प्रकार के वीटो को प्रयोग कर सकता है। मनी बिल को अधिनियम बनने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? मनी बिल को जो है अधिनियम बनने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी मनी बिल को अधिनियम बनने के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। मनी बिल को अधिनियम बनने के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। साधारण विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों में किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत। यानी कि साधारण विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों में किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जब दोनों सदनों में मतभेद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है राष्ट्रपति होगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जब दोनों सदनों में मतभेद होता है? ठीक है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के निगरानी में होता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं, कुछ ऐसा है। तो जो भी है इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। हमको तो लग रहा है कि सेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक होते रहती है, कन्फ्यूजन होते रहती है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कमेंट्स कीजिएगा, जो भी सही आंसर होगा राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष, जो भी आंसर होगा कमेंट्स कर दीजिएगा। अब आगे आते हैं, राज्यसभा में मनी बिल कितने दिन तक रोका जा सकता है? तो ये हो जाएगा 14 दिन। यानी राज्यसभा में मनी बिल जो है 14 दिन तक रोका जा सकता है। अब है, यदि संसद का कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित हो जाए लेकिन दूसरे सदन द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या किया जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यदि संसद के द्वारा जो है कोई साधारण विधेयक एक सदन में पारित कर दिया जाए लेकिन दूसरे सदन द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया जाए तो क्या किया जाता है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है तो यह कौन सी शक्ति कहलाती है? ये हो जाएगा
निलंबनात्मक वीटो। निलंबनात्मक वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है तो यह शक्ति जो है निलंबनात्मक वीटो कहलाती है। साधारण विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? साधारण विधेयक जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा कोई भी सांसद। कोई भी सांसद के द्वारा जो है साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी सांसद के द्वारा जो है साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई विधेयक संविधान के विपरीत हो तो कौन अंतिम रूप से निर्णय करेगा? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यदि कोई विधेयक जो है संविधान के विपरीत हो तो अंतिम रूप से निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा। किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देता है। अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को जो है स्वीकृति देता है। राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत साधारण विधेयक के मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत साधारण विधेयक के मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये हो जाएगा संयुक्त बैठक। ठीक है, राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत साधारण विधेयक के मामले में जो है संयुक्त बैठक अपनाई जाती है। कोई विधेयक कितनी रीडिंग के बाद जो है पारित होता है? तो ये हो जाएगा 3। कोई भी विधेयक जो है वो 3 रीडिंग के बाद जो है पारित होता है। कोई भी विधेयक जो है वो 3 रीडिंग के बाद जो है पारित होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो वो जो है केवल स्वीकृति दे सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति जो है केवल स्वीकृति दे सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है केवल स्वीकृति दे सकता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को राष्ट्रपति को कितने दिनों में स्वीकृति देनी होती है? तो ये हो जाएगा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को राष्ट्रपति को कितने दिनों में स्वीकृति देनी होती है? तो इसका जो है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। संसद में विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने को क्या कहते हैं? संसद में विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है पहली वाचन यानी कि फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। संसद में विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है पहली वाचन यानी कि फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो की विशेषता क्या है? तो वह विधेयक पर अनिश्चित काल तक निर्णय टाल सकता है। राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो की विशेषता क्या है? तो वह विधेयक पर जो है अनिश्चित काल तक निर्णय टाल सकता है। वित्त विधेयक को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त विधेयक को जो है संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। वित्त विधेयक को जो है संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा मनी बिल। मनी बिल जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मनी बिल जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक होता है? संविधान संशोधन विधेयक के लिए कौन सा बहुमत जो है आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा विशेष बहुमत। संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मनी बिल पर राज्यसभा क्या कर सकती है, तो वो जो है केवल सुझाव दे सकती है। मनी बिल पर जो है राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार न करे तो क्या होता है, तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। यदि लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार न करे तो लोकसभा का निर्णय जो है अंतिम होता है। विधेयक को समिति के पास भेजने का निर्णय कौन करता है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष। विधेयक को समिति के पास भेजने का निर्णय कौन करता है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, तो ये हो जाएगा महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल जो है 76 होगा, इसे भी याद रखिएगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में जो है महान्यायवादी भाग ले सकता है। अटॉर्नी जनरल जो संसद का सदस्य नहीं होता है, उसे लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने तथा उसमें बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो अब आइए अब करंट वाले एमसीक्यू पर। अब जो है हम लोग करंट वाले एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है, स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराते हैं, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो करंट की भी चिंता नहीं है, करंट की रिवीजन यहाँ पे कराई जा रही है। तो पराक्रम दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है भारत में 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो है भारत में 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस का उद्देश्य किस व्यक्तित्व की वीर गाथा को सम्मानित करना है, तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी पराक्रम दिवस का उद्देश्य जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीर गाथा को सम्मानित करना। यानी पराक्रम दिवस का उद्देश्य जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की व्यक्तित्व की वीर गाथा को सम्मानित करना। कब सरकार ने पहली बार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो ये हो जाएगा 2021। पराक्रम दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कटक उड़ीसा में हुआ था। पराक्रम दिवस 2025 की थीम क्या थी? नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का सम्मान। पराक्रम दिवस 2025 परादर्श समारोह का उद्घाटन किसने की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति को याद करने के लिए। नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था, तो दिल्ली चलो का। ठीक है दोस्तों, करंट के साथ साथ इससे रिलेटेड स्टैटिक भी रिवाइज करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख भूमिका क्या थी, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब है राज्य बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस वर्ष और किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो 2008 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम क्या थी, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 में किस आयोजन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
राष्ट्रीय बालिका दिवस की मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 को कौन कौन से पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया? तो बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 2025 की इस दिवस की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवा मतदाताओं को वोट लेने हेतु प्रेरित करना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा मतदाताओं को वोट लेने हेतु प्रेरित करना। भारत में वोट की न्यूनतम उम्र कितनी है जो 61वें संविधान संशोधन से तय की गई? तो 18 वर्ष है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम थी। अतिथि देवो भव का संबंध किस कार्यक्रम से जोड़ा गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस से जो है अतिथि देवो भव का संबंध जो है जोड़ा गया है। वर्ल्ड टूरिज्म डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2025 को जो है भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अब है 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं। अगर आप लोग करंट पढ़ते होंगे तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब जो है मिलेंगे कल की क्लासेस में। आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। ये क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहेगा। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।